नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी के इस बेहद खास कार्यक्रम बातें खेती की में। दोस्तों, मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ खेती की बातों के साथ। आज मैं यहाँ पर आई हूँ IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी के ऊपर यानी कि खाद्य सुरक्षा, और साथ ही आपको बताएंगे दलहन की पैदावार के बारे में। और इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SL मीना जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर SL मीना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसा कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा पर बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, जो ये इतनी बड़ी समस्या है भारत में फूड सिक्योरिटी, इतना उत्पादन करने के बाद भी, आखिर ये खाद्य सुरक्षा क्या है? आप जो बोल रही हैं कि खाद्य की समस्या भारत में है, ऐसा तो नहीं है। खाद्य सुरक्षा की ऐसी कोई बात नहीं है, भारत में सब कुछ ठीक है। और आप जहाँ पूछ रही हैं इसकी परिभाषा, खाद्य सुरक्षा का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को हर समय एक पर्याप्त मात्रा में और संतुलित खाना मिले, सबको भोजन मिले, यही खाद्य सुरक्षा है जी। तो ऐसा कोई गंभीर विषय अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमारे सामने चुनौतियाँ काफ़ी हैं जी। तो खाद्य सुरक्षा की जहाँ तक बात है, उसमें यह है कि हम चाहते हैं कि हर आदमी को कम से कम सीरियल जिसे कहते हैं खाद्यान्न वो मिले, और अगर वो मिलता है तो हम चाहेंगे कि उनको पल्सेज भी मिले, यानी कि दलहन मिले, दालें मिले, जिससे क्या है कि वो प्रोटीन की अपनी पूर्ति कर सकें। सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा दलहन में होती है। और तीसरी जो बात मैं उसमें कहूँगा, क्योंकि इसमें कई स्टेजेज होती हैं, जो तीसरी स्टेज है, अगर आपके पास खाद्यान्न है, दालें हैं, तो तीसरी बात आती है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध और दूध से बने उत्पाद वो भी मिल जाए, तो आदमी की जो संतुलित न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है ना खाने की, वो बढ़ जाती है। और फिर हम चौथा जो उसकी अवस्था है, उसमें हम कह सकते हैं कि अगर सब चीज़ मिलती हैं, अगर कोई आदमी मांसाहारी है तो उसको एग भी चाहिए, उसको मीट भी चाहिए, मांस भी चाहिए, तो वो भी उसको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। क्योंकि कई जगह देखा गया है कि खाना तो काफ़ी मिल रहा है, लेकिन उसमें जो पोषक तत्व हैं वो कितने हैं जैसे कि खाने में हम चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और कई तरह के हार्मोन्स वगैरह मिलते हैं उनसे, तो वो सब की जो पूर्ति है वो अकेले खाने से नहीं होती। इसमें कुछ फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, उनका भी समावेश करना बहुत जरूरी होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन करें सब चीज़ों का, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग खाद्य सुरक्षा में अब आत्मनिर्भर हैं जी। खाद्य सुरक्षा का जैसा कि मुझे मतलब समझ आया कि हर व्यक्ति को खाने के लिए प्रोटीन और न्यूट्रिशन जो डाइट होती है वो मिले। वो खाद्य सुरक्षा का मेन मतलब है। तो सर, मतलब हमारे भारत में क्या हर व्यक्ति को मिल रहा है, या फिर आगे चल के ये बहुत गंभीर समस्या बनने वाली है? बिल्कुल, हम बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रोडक्शन कर चुके हैं काफ़ी चीज़ों का। जैसे मैं बता दूँ आपको, हमारा जो खाद्यान्न का जो पैदावार है वो देश आज़ाद होने के बाद अब तक 5 गुना बढ़ चुका है। यानी कि उस समय जो हमारा खाद्यान्न का उत्पादन था वो करीब 50 से 51 मिलियन टन था। आज हमारे पास 250 से ऊपर मिलियन टन हमारा ये खाद्य पदार्थ पैदा हो रहा है। और सीरियल्स में, यानी कि जो हमारी राइस है, व्हीट है, गेहूं और चावल जो है, इनका उत्पादन काफ़ी अच्छा हो रहा है। और कुछ माइनर मिलेट हैं, जैसे रागी है, बाजरा है, ज्वार है, इनका भी ठीक ठाक पैदावार हो रही है। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी ये सारी समस्या को और सारी चीज़ों को जानने के बाद कि जो हालात, जो कंडीशन हमारी आज़ादी से पहले थी, या एक आज़ादी जो 1947 में हुई थी, या फिर एक आज़ादी हम वो कह सकते हैं क्रांति, जो हरित क्रांति के समय में हुई थी। तो सर, हरित क्रांति से पहले का जो माहौल था, जो उस वक्त का जो खाद्य सुरक्षा का की कंडीशन थी, क्या वही कंडीशन अभी भी है, या फिर अभी उसमें अलग सुधार कुछ आया हुआ है, या प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस आए हुए हैं? वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल, हरित क्रांति से पहले और हरित क्रांति के बाद बहुत डिफरेंस आया, बहुत अंतर आया है। हरित क्रांति से पहले क्या था सिचुएशन कि हम ज़्यादातर जो खाद्यान्न है हम उसको बाहर से मंगाते थे। और वो जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि उसको हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन थी कि जहाज में दाना पानी आया और खत्म हो गया एकदम। तो उस समय हमारे पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम हमारे जो लोग हैं उनको पूरा खाना दे सकें। हम लोग ज़्यादातर दूसरे देशों पे हम निर्भर थे खाद्यान्न के लिए। और कई बार हमने फेमाइन्स का भी वो किया है, सामना किया है। कई बार बहुत ज़्यादा ड्राउट भी आए हैं, सूखा हुआ है, कभी बीमारी लग गई। तो इस तरह से हमारे खाद्यान्न की जो पैदावार थी, उसकी जो प्रति हेक्टेयर जो पैदावार थी ना, वो बहुत कम थी। और लेकिन आप जब बात कर रही हैं हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति के बाद तो पूरा ही सिनेरियो चेंज हो गया है। और आप देख रहे हैं कि आज हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है वो
कई गुना बढ़ गया है। बढ़ गया है जैसे जी। कि मैं बता दूं आपको कि हमारा जो खाद्यान्न है, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है कहते हैं उसको, वो 5 गुना बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, तो वो करीब 265 के लगभग बढ़ गया है, 265 मिलियन टन के लगभग हो गया है। और हम निरंतर इसमें प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले टारगेट्स यानी कि जो 2025 में जो हम चाहिए हमको, उसको टारगेट को हम पूरा करें। तो हम अभी से इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई भी खाद्यान्न की मतलब कमी ना हो, सब देशवासियों को खाना मिले। क्योंकि सर हमने ये भी देखा है कि आज़ादी से पहले का जो भारत था और जो उसकी आबादी थी, क्योंकि कंजप्शन भी उसी अकॉर्डिंग था, वो भी कम था। उसके बाद धीरे धीरे आज़ादी के साथ हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी और उसके साथ ही साथ हमारा कंजप्शन भी बढ़ गया। तो सर अब मैं आऊँगी दलहन की बात पर। आपसे अब मैं जानना चाहूँगी कि दलहन की समस्या, मतलब मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगी इसके लिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम दलहन उत्पादन सबसे ज़्यादा कर रहे हैं पूरे विश्व में और साथ ही साथ हम उसका कंजप्शन भी ज़्यादा कर रहे हैं, और इतना होने के बाद भी हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो सर कैसे हमारे किसान दलहन का उत्पादन करें, या कोई ऐसी वैज्ञानिक विधि जिसके माध्यम से अगर वो उत्पादन करें तो हमारी जो समस्या है ये वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो सकती है? अगर हम दलहनी फसलों का पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर वैज्ञानिक खेती करने पर जोर देना चाहिए जी। और हम दे भी रहे हैं बिल्कुल। और इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो सीड है यानी कि बीज जो है पल्सेस का, वो उसका रिप्लेसमेंट रेट बहुत कम है जी। यानी कि और जो फसलें हैं उनमें तो करीब 50 से ऊपर चला गया है, 60 से ऊपर चला गया है, लेकिन आज भी हमारे देश में दलहनी फसलों की जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो 30 से 35% ही है। अच्छा। यानी कि ज़्यादातर किसान भाई पुराने जो बीज हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नई वैरायटी है, नई जो किस्में ईजाद की हैं, उनका प्रयोग कम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर किसान भाई एक अच्छी प्रमाणित एजेंसी से अगर वो बीज लें और अच्छी किस्म का बीज उगाएं तो इससे डायरेक्ट पैदावार फर्क पड़ता है। तो पहले बीज का चुनाव बहुत जरूरी है। अगर हम दलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हमें करना होगा कि सबसे पहले बीज का चुनाव करें। बीज का चुनाव ऐसे करें कि अच्छी किस्म के बीज हों और वो अच्छी प्रमाणित जो एजेंसी है वहाँ से लें। बीज लेने के बाद इसमें खास बात यह है क्योंकि जितने भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो लेग्यूम होती हैं जी। लेग्यूम का एक खास करैक्टर होता है कि उनकी जो जड़ें हैं उनमें गांठें होती हैं, उन्हें बोलते हैं नोडुल्स जी। नोडुल्स क्या करते हैं एक्चुअली, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन घूम रही है ना एटमॉस्फेयर में, वो करीब 78% है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत जरूरी है। तो लेग्यूम और ये जितनी भी दालें हैं इनका एक खास करैक्टर होता है कि जो हवा में जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण वो जड़ों में कर लेती है, यानी कि अपनी पूर्ति कर लेती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की देने की जरूरत नहीं हमको, नहीं होती है ये, बल्कि मैं कहता हूँ कि आने वाली फसल के लिए भी फायदा करती है कि काफी नाइट्रोजन छोड़ जाती है, जो आने वाली फसल के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। तो इसलिए इनका सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो सीड ट्रीटमेंट में करना पड़ेगा आपको राइजोबियम से, और राइजोबियम यानी कि बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो आजकल हर जगह मिलते हैं। उसका जो स्ट्रेन है वो हर दलहनी फसल के लिए अलग अलग भी आ चुके हैं। तो यानी कि राइजोबियम का जो स्ट्रेन है अलग अलग, आप उनको प्रयोग में लाइए और उनका इस्तेमाल करिए, आपका डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा और आने वाली जो फसल है उस पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो सर आगे भी आपसे जानेंगे दलहन की पैदावार के बारे में, लेकिन दोस्तों फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें खेती की। सबसे पहले आप करेंगे आपकी खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करवाएं। बिल्कुल। जांच के आधार पर आप उसमें जितने भी आपके पोषक तत्व है, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हो, या सूक्ष्म तत्व हो, उनकी जांच जरूर करवा लें। क्योंकि कई बार किसान भाई क्या करते हैं, उसको पता नहीं कि मेरी जो खेत है उसमें कौन सा तत्व ज्यादा है, कौन सा कम है जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती के इस खास एपिसोड में। खाद्य सुरक्षा पर दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं और इसी पर विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SL मीना जी। आइए जानते हैं उनसे आगे की बातें। तो सर इसके बाद अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि और कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके ऊपर किसान भाइयों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। तो पहला मैंने बता दिया कि बहुत ही जरूरी है कि सीड ट्रीटमेंट करें जी, चुनाव अच्छा करें। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, यानी कि जो पोषक तत्व हैं जमीन में वो कितने हैं। तो उससे पहले सबसे पहले आप करेंगे आपकी खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करवाएं। बिल्कुल। जांच के आधार पर आप उसमें जितने भी आपके पोषक तत्व है, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हो, या सूक्ष्म तत्व हो, उनकी जांच जरूर करवा लें। क्योंकि कई बार किसान भाई क्या करते हैं, उसको पता नहीं कि मेरी जो खेत है उसमें कौन सा तत्व ज्यादा है, कौन सा कम है। तो अगर
जैसे कि आपने सुना होगा सोइल हेल्थ कार्ड आजकल मिल रहा सॉइल है, हेल्थ कार्ड, तो आप सोइल हेल्थ कार्ड बनवा लेंगे तो उससे ये पता लग जाएगा कि आपकी जो ज़मीन है उसमें कौन से तत्व ज़्यादा है कौन से कम है, तो उसके आधार पर ही आप जो तत्व हैं उनका उसमें प्रयोग करें। और प्रयोग करें तो मैं कहना चाहता हूँ कि नाइट्रोजन की जहाँ तक बात आती है, नाइट्रोजन एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन नाइट्रोजन दलहनी फसलें एटमॉस्फेयर से ले लेती है। बस स्टार्टर की आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्टार्टर, क्योंकि शुरू में नोडुल्स बनते नहीं है, स्लोली बनेंगे। जब वो डेवलप हो जाएंगे तब उनको नाइट्रोजन जरूरत नहीं होती है, सो वो अपने आप में ही जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर लेंगे। हाँ, ये बात रही न्यूट्रिएंट की। तो हम ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट है वो मतलब सोइंग के टाइम में देते हैं, यानी कि जब खेती की बुआई करते हैं फसल की उस समय ही हम सब तत्व का उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे सूक्ष्म तत्व हो। हाँ। जी। अगर फिर भी किसान भाई को भी ऐसा लगे कि मेरी जो फसल है उसमें कोई एक तत्व है जो कमी आ रही है, वो उसका पता लग जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक जांच से पता लग जाएगा कि आपकी जो फसल है उसमें कौन सा तत्व कम है, तो उसका स्प्रे भी हम कर सकते हैं बाद में। 1 या 2% का जो स्प्रे है उसके जरिए भी हम तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है इसमें सिंचाई की, पानी का प्रबंध कैसे हो। अगर आप खरीफ में कर रहे हो, क्योंकि हम ज़्यादातर दालें खरीफ और रबी में करते हैं। खरीफ में जो मुख्य दालें हैं वो है अरहर है आपकी, और रबी में जैसे आपकी चना है, मटर है, मसूर है। तो अगर खरीफ में आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस समय आप याद रखें कि जो आपका जो ड्रेनेज फैसिलिटी यानी कि जो पानी का जल निकास है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी जो ये दालें हैं वो पानी की प्रति बहुत ही सेंसिटिव हैं। तो खरीफ के मौसम में ज़्यादा पानी नहीं ठहरना चाहिए, उसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर पानी वर्षा का पानी आपको टाइम से मिल जाता है तो कोई जरूरत नहीं सिंचाई करने की। हाँ, लेकिन रबी में जरूर आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार रबी में बारिश नहीं होती है, कई बार मावट हो जाती है, उसे मावट बोलते हैं, जो फरवरी के महीने में बारिश होती है। तो अगर वो हो जाती है तो कोई जो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बारिश नहीं है तो आप 1 या 2 से जरूर कर सकते हैं। वो आप निर्भर करेगा आपके पास कितनी सिंचाई अवेलेबल है। अगर आपके पास 2 से अवेलेबल है तो वो आप या तो शुरू में जब ये ब्रांचिंग स्टेज होती है, जब ब्रांच फैलती है तब दे दें, और जो दूसरी सही है वो फ्लावर आने से थोड़ा पहले, यानी कि फूल आने से थोड़ा पहले दे देंगे। तो इस तरह से वो उसका पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा और आपकी जो वाटर प्रोडक्टिविटी कहते हैं उसको वो बढ़ेगी, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि किस मात्रा में, मतलब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दलहन के बीज की मात्रा क्या होगी डालने की? बीज की मात्रा वो निर्भर करती है आपकी कौन सी दलहन है। जैसे अभी मैं बताऊं, रबी का जो मौसम चल रहा है, ज़्यादातर किसान भाइयों ने अपना रबी में जो चना है वो बो दिया होगा। लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे कि कितना बीज इसमें इस्तेमाल किया जाए, देखो चना 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है देसी चना जिसका दाना छोटा होता है, एक होता है काबुली चना जिसका दाना थोड़ा मोटा होता है। तो ऑब्वियसली है कि दाना मोटा है तो सीड रेट बढ़ जाती है, और दाना छोटा है तो सीड रेट कम हो जाती है, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं ना प्रति हेक्टेयर में, वो उस हिसाब से एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो जो देसी चना है उसका 80 किलोग्राम और काबुली चना है उसका 100 किलोग्राम बीज 1 प्रति हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आगे भी आपसे जानेंगे इसके बारे में, लेकिन दोस्तों फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें खेती की। भारत में ऑयल सीड्स की क्या स्थिति है? बिल्कुल, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि खाद्य सुरक्षा में हमारा जो खाद्यान्न उसका बड़ा महत्व है जी। और उसके बाद दलहन का बड़ा महत्व है जी। लेकिन साथ साथ एडिबल जो ऑयल है, आप जो बात करें ऑयल सीड प्रोडक्शन की, उसका भी खासा महत्व है जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा, दलहन, और अब बात करेंगे तिलहन के बारे में। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारत में खाद्य सुरक्षा की क्या कंडीशन है, और साथ ही साथ हम बात कर रहे थे दलहन के बारे में, दलहन पैदावार के बारे में, और वैज्ञानिक विधि से कैसे और अच्छी पैदावार कर सकते हैं। सर, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि भारत में ऑयल सीड्स की क्या स्थिति है? बिल्कुल, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि खाद्य सुरक्षा में हमारा जो खाद्यान्न उसका बड़ा महत्व है जी। और उसके बाद दलहन का बड़ा महत्व है जी। लेकिन साथ साथ एडिबल जो ऑयल है, आप जो बात करें ऑयल सीड प्रोडक्शन की, उसका भी खासा महत्व है जी। क्योंकि हर आदमी को तेल चाहिए, कुछ खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे मस्टर्ड यानी कि जो तेल वाली जो फसलें हैं वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पैदा होती हैं और अच्छा पैदावार होती है, लेकिन जितना हमें चाहिए उतना अभी रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा गैप है।
कमी है थोड़ा सा। तो उसके लिए हमें मतलब ये करना होगा कि हम किस तरह से प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार बढ़ाएं। तो ऑयल सीड की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो ऑयल सीड है वो है मस्टर्ड, जिसे हम बोलते हैं सरसों। सरसों में भी कई तरह की प्रजातियां हैं, लेकिन भारत में सरसों की पैदावार बहुत अच्छी होती है और निरंतर हमारा ये प्रयास रहता है कि हम कोई भी इस तरह की संस्कृति डेवलप करें जिससे क्या है कि इनकी पैदा तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन साथ ही साथ इनका जो ऑयल कंटेंट है, ऑयल की मात्रा जो है इसमें सीड में वो बढ़े। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, स्पेशली जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप होती हैं, जितनी भी तेल वाली जो फसलें होती हैं, इनको एक पर्टिकुलर एलिमेंट की जरूरत होती है तेल बनने के लिए, और वो एलिमेंट है सल्फर। अच्छा। सल्फर इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जब भी आप न्यूट्रिएंट डालें या फर्टिलाइजर डालें तो उसमें ये ध्यान रखें कि हमारे जो खाद फर्टिलाइजर है उसमें सल्फर की मात्रा कितनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई किसान भाई चाहता है कि मैं फास्फोरस डालूँ मेरे खेत में डीएपी के थ्रू, मैं उनको सलाह दूंगा अगर वो डीएपी की जगह अगर एसएसपी लेंगे, सिंगल सुपर फास्फेट लेंगे, तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा भी मिलेगी। जो कि हमारी जो ऑयल सीड है, तेल वाली जो फसलें हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में मोलिब्डेनम है, बोरोन है, ये कुछ सूक्ष्म तत्व हैं जो कि हमारी जो ऑयल सीड क्रॉप उनके लिए बहुत जरूरी है। तो बाकी और जो शस्त्रक्रिया है वो तो आप दलहनी फसलों में लो चाहे तेल वाली फसलों में ले लो, बात एक ही है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि दलहनी फसलों में हमारा जो नाइट्रिफिकेशन है, सॉरी नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो नोडल के थ्रू होता है, तो उसमें नाइट्रोजन कम देना पड़ता है। और जब तेल की बात करते हैं तो इसमें सल्फर की हम ध्यान रखना पड़ेगा कि सल्फर हमको पर्याप्त मात्रा में इसमें देनी है, जिससे हमारा ऑयल कंटेंट बढ़े और आपकी प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है वो बढ़े, और प्रति हेक्टेयर जो तेल उत्पादन है वो भी बढ़े, और किसान को मतलब ज़्यादा मुनाफा इसका मिल सके। सर, जैसा कि अभी हम लोग खाद्य सुरक्षा पे बात कर रहे थे और साथ ही साथ हमने दलहन की भी बात की, अब आपसे जानना चाहूँगी कि इतनी समस्या और इतना अच्छा उत्पादन के बाद भारत सरकार का रोल इसमें मैं समझना चाहूँगी आपसे कि भारत सरकार किस हिसाब से, किस तरीके से किसानों की मदद कर रहा है दलहन को बढ़ाने में और खाद्य सुरक्षा में। बिल्कुल, देखो किसान भाई तो निरंतर अपना प्रयास कर ही रहे हैं, और साथ में जो वैज्ञानिक लोग हैं वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल, कि ज़्यादा पैदावार हो। सिर्फ वैज्ञानिकों के सहयोग के बगैर तो हो ही नहीं सकता, किसानों को बहुत फायदा हो। और साथ में हमारी जो भारत सरकार है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ कई तरह की स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और अभी भी चल रही है। जैसे हमें हमेशा मतलब भारत सरकार करती है कि आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा हो, यानी कि हमारे देश में ही फसलों का अच्छा उत्पादन हो, उनको ज़्यादा बढ़ावा पैदा करने के लिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उसमें मेन है एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वो चाहते हैं कि कुछ पैसा फिक्स कर दें कि किसान भाइयों को ऐसा नहीं लगे कि ज़्यादा पैदा होगा तो उनकी जो प्राइस है उनका मार्केट में डाउन हो जाएगा। तो भारत सरकार चाहते हैं कि उनको मुनाफा मिले, और कम से कम इतना तो पैसा उनको मिलना ही चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। दूसरा बफर स्टॉक है, जिसमें क्या है कि आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी कभी करती है कि कितना हमें स्टॉक करना चाहिए। अगर किसान भाई के पास बहुत पैदावार है तो हम स्टॉक करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक करती है, और जब चाहती है देना मतलब किसानों को या आम लोगों को, तो उस समय वो बांटती है। और एक होता है पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इसमें भी यही करती है भारत सरकार की खाद्यान्न पदार्थ खरीदती है और उनको बेचती है, जिसमें हाँ जिसमें आपका सीरियल भी है, पल्सेस भी है, और आपका जो शुगर है, एडिबल ऑयल है, केरोसिन भी है इसमें है। तो इस तरह की कई स्कीमें हैं जो भारत चला रही है, तो उससे किसान भाइयों को फायदा मिलता है कि वो पैदावार निरंतर करते रहें। जी, और साथ ही साथ सर आप वैज्ञानिकों का भी बहुत सहयोग है, आप इतना रिसर्च करते हैं, हर फसल की आप प्रजातियाँ हर समय दर समय पर आप निकालते रहते हैं, और आप इतना अच्छा रिसर्च करके किसानों को देते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आप किसानों को देते हैं। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत किसानों की तरफ से धन्यवाद। खाद्य सुरक्षा के ऊपर इतना अच्छा हमें बताया, और साथ ही साथ अपने दलहन की पैदावार के बारे में भी इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी नई खेती की बातों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।